नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करें। आपको याद दिला दें 4 और 5 नवंबर को हो रहा है दी जयपुर डायलॉग समिट 2023। आजकल अलग अलग स्थानों पर बाहर आई हुई है लोगों की जो स्वतंत्रता है बोलने की, उसको रोकने के लिए तरह तरह के कार्य हो रहे हैं। लगातार FIRs हो रही हैं। आप ये देखिए कि एक 150 सेक्शन 153 है, उसी में 153A है, 153B है, और एक सेक्शन 295A है और एक सेक्शन 505 है। और 505 जो है वो बेसिकली क्रिमिनल इंटिमिडेशन का आता है, लेकिन उसमें स्पीच से आप किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो होता है। उसके मेन जो है ये 153 है और 295A इंडियन पीनल कोड के जो 2 सेक्शन हैं, इसमें लगातार FIR दर्ज हो रही। अब देखिए, एक परसों का केस है कि बद्री शेषाद्री एक जर्नलिस्ट है, उनको तमिलनाडु सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। किस बात पर गिरफ्तार कर लिया कि साहब उन्होंने मणिपुर में जो कुछ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुलाकर कहा सरकार को कि आप इस पर कुछ करिए, नहीं तो मैं करूँगा, तो इसको लेकर उनकी आलोचना की। और उस आलोचना के कारण कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आलोचना कर दी आपने, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आलोचना के कारण उनके ऊपर 153A 505(2) लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो सेक्शन 153A है उसमें 3 साल की मैक्सिमम सज़ा है। तो 3 साल की मैक्सिमम सज़ा के बारे में ये है, CRPC भी कहती है कि भाई ऐसे में किसी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, और यदि आपको गिरफ्तार करना है तो उसके लिए आपको कारण बताने पड़ेंगे कि ऐसी क्या अर्जेंसी है कि इसको गिरफ्तार किया जाए। और फिर 153 ये क्या कहता है? 153 ये कहता है कि समाज के 2 वर्गों में शत्रुता बढ़ाने के लिए यदि कुछ किया जाता है या कुछ कहा जाता है तो 153A लागू हो जाता है। ये लॉ है 153A का। तो अब ये समझ में नहीं आता कि भाई 153A बद्री शेषाद्री में कैसे लागू हो गया। अरे 153A में बहुत सारे निर्णय हैं, उसमें आपको बताएं, एक पुराना निर्णय है रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। रमेश वाला जो निर्णय है वो आया था कब? जब आपको ध्यान हो 1988 की बात है, 87-88 की बात है, जब तमस नाम का एक सीरियल आया था। तो उस तमस नाम का सीरियल जो था वो पार्टीशन के दंगों को लेकर था। तो उस तमस के सीरियल पर ये रमेश वर्सेस छोटू लाल दलाल ये केस है 1988 सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें उन्होंने यही होल्ड किया कि भाई 153A जो है वो इसमें लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं जो हुई हैं उनका ही तो वर्णन कर रहा है। इसमें किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ किया जा रहा है वो किसी मैलिशियस इंटेंट से किया जा रहा है। सत्य घटनाओं का वर्णन जो है वो मैलिशियस इंटेंट नहीं होता। और उसके बाद में अभी भी कई सारे केस आ गए हैं। एक सुब्रमण्यम स्वामी का केस आया, श्रेया सिंघल का केस आया। आपको पता है श्रेया सिंघल का केस जो है जिसमें सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कह के कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो 8 एक्सेप्शन दिए हैं उसमें जो 8वां एक्सेप्शन है यानी इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। तो वो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस जो है वो आप ऐसे हल्के फुल्के जो बातें कही जाएंगी या कोई आलोचना की जाएगी उसमें लागू नहीं हो सकता।
और जो 66A था वो हर प्रकार के आलोचनाओं को यदि आप सोशल मीडिया पे करते उस पे उसको लागू करता था। वो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस में वो डिस्टिंक्शन नहीं करता था कि जो स्पीच है वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है, इंसाइटमेंट की कैटेगरी में आती है या नहीं आती है, क्या उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंस होने का कोई खतरा है या कि केवल एक कल्पना मात्र है, फैंसी है। और ये करके श्रेया सिंघल वाले केस में 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया। यही 153A पे लागू होता है और 295A भी आप देखिए। अब संभाजी भिड़े को बुक कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR हो गई। अब उनके खिलाफ FIR क्यों हुई? उनके खिलाफ FIR ये हुई कि उन्होंने गांधी जी के वंश पर कुछ टिप्पणी कर दी। उन्होंने ये कुछ इस प्रकार कह दिया कि भाई, जिसको हम कहते हैं कि गांधी जी जो है वो अपने पिता की संतान नहीं है। लेकिन इसमें 153A कैसे लागू हो गया? 153A तो लागू हो जहां पर दो वर्गों के बीच में कोई शत्रुता का भाव स्थापित किया जा रहा हो। वही गांधी जी का कौन सा ऐसा वर्ग है जो दूसरों से शत्रुता मानने लगेगा इस बात पर? आजकल तो वैसे भी गांधी जी की आलोचना हो रही है और गांधी जी की आलोचना जो स्वयं उनके वाङ्मय में जो लिखा हुआ है उसको लेकर ही होती है। जो उनका पात्र था स्वतंत्रता में, अथवा जो स्वतंत्रता सही होनी चाहिए थी उसमें उन्होंने जो नेगेटिव रोल जो किया था उसकी आजकल लगातार चर्चा होती है। तो उससे दो वर्गों के बीच में शत्रुता कैसे हो रही? कौन से दो वर्ग हैं जिनमें शत्रुता हो रही? कल्पना कर ली क्या? इस पर गांधी जी के जो वंशज हैं वो संभाजी भिड़े के विरुद्ध डेफेमेशन का ऑफेंस ला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मानहानि हुई है, उनके वंश की मानहानि हुई है इसमें। और विशेषकर यदि संभाजी भिड़े जी के पास कोई इसका प्रमाण नहीं है तो 499 IPC तो लग सकता है, लेकिन 153A IPC नहीं लग सकता है। इसमें सरकार को अपनी ओर से किसी भी प्रकार का अपराध दर्ज करने का कोई कारण नहीं था यहाँ संभाजी भिड़े के विरुद्ध। अब यही बात जो है वो अगर लगाएं तो 153A अभी एक वो भारद्वाज स्पीक्स और इंडिक टेल्स इत्यादि के विरुद्ध हमारी जो सावित्री ताई फुले के बारे में कुछ अंट शंट लिख दिया था, तो उसमें भी, लेकिन उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ और मैंने पहले भी कहा था कि 153A का पूर्ण दुरुपयोग हो रहा है। और 153A के बारे में इतनी बार कह दिया, श्रेया सिंघल में आ गया, उसके बाद अमीश देवगन में आ गया, अभी कुछ ही दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपके सुनैना होली वाले केस में आ गया, सब में आ गया कि भाई ये जो है ना इसको लाइटली नहीं ले सकते कि कोई भी कुछ भी कह दे तो उसको आप कह दो कि नहीं साहब इससे एनिमिटी हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि भाई उसका नेक्सस होना चाहिए, कोई रीजनेबल मैन जो है, कोई बहुत ही समझदार व्यक्ति जो है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, यदि वह इससे पीड़ित होकर और अपनी व्यथागत हो जाता है, उससे पीड़ित होता है और उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है इस प्रकार का कि साहब कि इससे शत्रुता हो सकती है, तब ही ये लागू होता है। एवरी वर्ड ऑफ इंसल्ट डज नॉट कॉज एनिमिटी। मैलिशियस और ऑफेंसिव में बहुत अंतर है। और ये भी लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये टेस्ट है कि ऑफेंसिव स्पीच जो है वो इंसाइटमेंट नहीं होता है, मैलिशियस और मैलिग्नेंट स्पीच जो होती है वो होता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार और भी स्पष्ट इस पर निर्णय देना पड़ेगा माननीय उच्चतम न्यायालय को, और
इस प्रकार जो दुरुपयोग कर रहे हैं, और सीधे सीधे मान लीजिए कि आपने इसका दुरुपयोग इस प्रकार से कर लिया, तो फिर तो फिर जो निर्णय पहले दिए गए हैं उनका उपयोग क्या रहा? अब वो हमारे सेंट जोसेफ थे, वो सेंट जोसेफ कह के चले गए कि साहब हेट स्पीच में सुओ मोटो करे पुलिस, अब उसके आधार पर जो मर्जी होती है उसको कर लेते हैं। इसमें उसका उनका भी जो निर्णय है उसका भी रिव्यू होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय हेट स्पीच। भाई हेट स्पीच का मतलब आपने जो है वो पुलिस को असीमित अधिकार दे दिया कि कोई भी कुछ भी कहे उसको आप जो है वह प्राइमा फेसी हेट स्पीच मान लीजिए और अपराध दर्ज कर दीजिए, चाहे कोई शिकायत करे या ना करे। तो ये है संभाजी भिड़े के मामले में जो हुआ, बद्री शेषाद्री के मामले में जो हुआ, और इवन जैसे जो आपका जो भारद्वाज स्पीक्स वाला मामला भी है, वो भी मामला जो है वो डिफेमेशन का ही बनता है, 499 आईपीसी का बनता है वो मामला। और उसमें डिफेमेशन के लिए उनके वंशज जो हैं वो ही सबसे उपयुक्त पात्र हैं जो 499 का केस 499 का केस कर सकते हैं। 499 का केस क्यों नहीं करते हैं? 499 का केस इसलिए नहीं करते हैं कि 499 जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, उसमें जाना पड़ता है कोर्ट के पास, कोर्ट में जाके लिखाना पड़ता है, कोर्ट में जाके ये आपको देने पड़ते हैं प्रमाण, तब जाकर जो है 499A कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट, और उसके बाद फिर प्रोसेस जारी करता है, वो भी अवेलेबल है। तो एक प्रकार से जिसको हम कहें कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)A में गारंटेड है, और जो उसका एक्सेप्शन है इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इसका बहुत ही एक प्रकार से वाइड इंटरप्रिटेशन करके इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है अपने निर्णयों में, बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के निर्णय हैं उनमें सब में कह रखा है कि इसका बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। आइए हम सबको इस दुरुपयोग के विरोध में अपना स्वर और अधिक तीव्र करना चाहिए, आवाज़ हमारी बुलंद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।